नमस्कार फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज मैं काफी बेहतरीन और अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ डिस्कस हूँ। हम लोग यहाँ पर एक पूरी सीक्वेंस में आपके लिए वीडियोस की लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने में कुछ हेल्प करूंगा। देखिए, भारत का संविधान वैसे भी ये दुनिया का डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 395 आर्टिकल्स के साथ पे सबसे बड़ी रिटन बुक है। हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में इसके स्टडी को पढ़ेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर क्यों, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाया गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बार यहाँ पर डिस्कस करना होगा, जो बेहद जरूरी है। देखिए, ब्रिटिशर्स भारत आए थे सन 1600 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो वो शुरू में एक मर्केंटाइल पावर बन के भारत आई थी, जिसका मकसद केवल और केवल बिजनेस था। बट व्हेन दे ऑक्यूपाई द पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री एंड दे सक्सीडेड टू कैप्चर बंगाल in 1757, फर्स्टली दे ऑक्यूपाइड बंगाल इन बैटल ऑफ प्लासी। तो बंगाल पे कब्जा करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव का जो अगला कदम था वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स के लिए, जिसको भी उसने एकदम सफलतापूर्वक बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू पूरा कर लिया। बक्सर के बाद मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से जो ट्रीटी साइन कराई गई उसको भारतीय इतिहास में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स, सिविल राइट्स और जुडिशियल राइट्स कंपनी के हवाले कर दिए। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से 1765 में when company secures the revenue rights और the दीवानी राइट्स ऑफ द बंगाल, 1765 से महज 8 सालों के अंदर अंदर 1773 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। 8 साल के अंदर अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या हालत की होगी, हम इसका सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक बार वापस से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे कंपनी अपना अधिकार एस्टैब्लिश करती है सन 1765 के अंदर, जब कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। और सन 1773 में कंपनी पास करती है रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मात्र 7-8 साल के अंदर अंदर आ गया कंपनी के दीवानी राइट्स मिलने के अंदर अंदर। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या कि जब क्लाइव ने बंगाल के अंदर दीवानी राइट्स पाए तो क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स बंगाल में घोर करप्शन के अंदर इंडल्ज हो गए। एक तरफ कंपनी के पास में पॉलिटिकल पावर थी, रेवेन्यू पावर थी, और दूसरी तरफ ये लोग अपने जाति, निजी यानी कि पर्सनल बिजनेस भी किया करते थे। जो क्लाइव किसी जमाने के अंदर लंदन में महज एक छोटा सा बिजनेस किया करता था, कुछ ही सालों के अंदर उसका नाम लंदन शहर के सबसे अमीर लोगों में से होने लगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन 7-8 सालों के अंदर अंदर किस हद तक बंगाल के अंदर लूटपाट की गई। उसी लूटपाट का नतीजा निकला कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को 1773 में कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास करना पड़ा। भारत की संवैधानिक इतिहास के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पहला वो कदम है जिसने भारत में संभवतः लॉ मेकिंग के प्रोसेस को इनिशिएट किया था। सिस्टमैटिक मैनर में लिखा गया ये कानून रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भारतीय इतिहास के अंदर दर्ज हुआ। अब देखिए, 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को किस तरीके से चेंज किया। रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिसने कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाली अथॉरिटीज को बिल्कुल अलग कर दिया गया। इसके मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से पहला प्रोविजन था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स इस नाते बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास के गवर्नर और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स के ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया। मद्रास
और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के गवर्नर के हाथों। दूसरा काम इन्होंने यहां किया कि बंगाल के गवर्नर को उसके कामों में, बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कामों में मदद करने के लिए 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जो गवर्नर जनरल को उसके कामों में हेल्प किया करती थी। तीसरा काम किया गया, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया जो जुडिशियल रेफरेंस में अपना अलग काम करने के लिए बनाया गया था। चौथा काम जो काफी इंपॉर्टेंट था, कंपनी के ऑफिशियल्स को, कंपनी के सर्वेंट्स को किसी भी तरह का प्राइवेट बिजनेस करने से प्रोहिबिटेड कर दिया गया और उन्हें ब्राइब लेने, किसी भी तरह की गिफ्ट लेने को मना कर दिया गया। इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला कानून था जिसके थ्रू ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के अंदर कंपनी के कामों को नियंत्रित करने और उनके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। कारण था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्केंटाइल कंपनी थी जो प्राइवेटली भारत के अंदर बिजनेस करने सन 1600 में भारत आई थी। किस्मत इतनी शानदार थी उन लोगों की, या ये कहिए कि भारतीयों की आपस की फूट, धीरे धीरे वो लोग पूरे भारत को ही कैप्चर कर बैठे। और जब इसकी शुरुआत उन्होंने बंगाल से करी और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गई तो महज 1765 से 1773 के 7 से 8 साल की इस अवधि में उन्होंने लूटपाट का वो दौर शुरू किया जिसका नतीजा सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सामने, हमारे सामने उपस्थित हुआ। देखिए इसी के कुछ साल बाद 1773 में आफ्टर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट in 1781 ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन अमेंडेड द रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो अमेंडमेंट आया था इसने भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। स्पेशली जो बंगाल के अंदर केवल नाम मात्र का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसकी बची हुई पावर्स को भी यहाँ पे कर्टेल करने की कोशिश की गई। कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स पर से सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल को हटा दिया गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर पाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सारी स्टेट्स के अलावा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की संपूर्ण शक्तियां बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल्स के हाथों में दे दी गई। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा वापस एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स।